जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करेंगे विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी हमने, जिसमें पहला मोटिव था, पहला टॉपिक था प्रतिभाशाली बालक। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे दूसरे बिंदु पर पिछड़े बालक के ऊपर। जो हमने चर्चा किया था विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, उसमें मैंने बताया था कि वे बालक जो सामान्य बालक से सामाजिक व्यवहारिक अन्य विषयों में अगर भिन्न है तो वो बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अर्थात वे बालक जो सामान्य बालक से किसी भी हाल में, किसी भी दशा में, किसी भी विषय वस्तु में अगर भिन्न है तो वो सभी विशिष्ट बालक कहलाएंगे। उसी विशिष्ट बालक की श्रेणी में एक प्रकार था हमारा पिछड़े बालक। आइए जानते हैं पिछड़े बालक किसे कहेंगे। तो सामान्य शब्दों में कहूं तो उसको अंग्रेजी भाषा में बैकवर्ड स्टूडेंट कहते हैं। जो बालक अपने सामान्य कार्यों को सभी अपने समान साथियों के साथ रहते हुए सबसे बाद में करे या पीछे पीछे करे। आपने क्लासरूम में देखा होगा कि जब एक साथ होमवर्क हम देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो काफी जल्दी कर लेते हैं, जिसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। कुछ बच्चे एक सामान्य समय अवधि और समय सीमा में करते हैं, जिसे हम सामान्य बालक कहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के बाद अपने कार्य को पूरा करते हैं। ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। अर्थात सामान्य बालक से तुरंत पीछे होते हैं, वे बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। अर्थात हर चीज में, पढ़ाई लिखाई में, रेस में, हर चीज में सामान्य बालक से थोड़ा देरी में काम करते हैं, थोड़ा सा लेट होते हैं। ऐसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। आइए कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली परिभाषा है सोरेल एवं सोरेल महोदय के अनुसार कि पिछड़े बालक, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सोरेल एवं सोरेल महोदय ने कहा है कि पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। यानी कि जिस क्लास के बच्चे हैं अपने क्लास के सामान्य बच्चों के साथ काम करते हुए उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उनसे पीछे रहती है। यानी कि अपने उम्र के जो बच्चे हैं उनके बराबरी कोई भी पढ़ने लिखने का कार्य या कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, उनसे पीछे करते हैं, इसलिए उनको हम पिछड़ा बालक कहते हैं। अर्थात ये ऐसे बालक हैं जो सभी कार्य को पूरा करते हैं लेकिन थोड़ा अधिक समय में थोड़ा पिछड़े रहते हैं। आप किसी क्वेश्चन को पूछोगे कि बच्चे हाथ नहीं उठाते हैं, आखिरी में पिछड़े बालक जैसे हाथ उठाते हैं हम आखिरी में। तो वे बालक जो काम तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, ऐसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। अब देखते हैं दूसरी परिभाषा। हिज मैस्ट्री कार्यालय में, जो हिज मैस्ट्री कार्यालय का जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन ने अपनी एक परिभाषा लिखी थी कि पिछड़े बालक वो है जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनके आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ जाते हैं। मतलब अपने आयु के जो साथी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाते, उनसे हमेशा वो पिछड़े होते हैं, वो पीछे पीछे काम करते हैं, इसलिए तो इन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। एक परिभाषा और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से नीचे होती है या कम होती है उनको भी पिछड़ा बालक कह सकते हैं। ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। उन्होंने कहा था कि जिन बालक की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से थोड़ा सा कम आए, यानी कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है 90 से 110, और अगर 90 से कम आए यानी 80 से 90, तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक की संज्ञा देंगे। अब जानते हैं जो पिछड़े बालक है उनके पिछड़ेपन का हम क्या विशेषता, क्या पहचान करेंगे। कौन बालक पिछड़ा बालक है, उसकी पहचान क्या है, उस बालक को हम कैसे पहचाने कि कौन बालक पिछड़ा है, कौन बालक प्रतिभाशाली है। तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसकी कुछ पहचान होती है, कुछ लक्षण होता है, उसके बारे में चर्चा करो। तो आइए जानते हैं पिछड़े बालक की पहचान या विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली पहचान है कि सीखने की धीमी गति। जो पिछड़े बालक होते हैं वो पीछे क्यों होते हैं, सबसे बड़ी पहचान और विशेषता है कि सीखने की धीमी गति। वो किसी विषय वस्तु को बड़े धीरे तरीके से सीखते हैं, एक बार में, दो बार में, चार बार में, या तो कहो तो 6-8 बार में भी सीखते हैं, क्योंकि उनके सीखने का तरीका अलग है या सोचने की शैली अलग है, या यूं कहें कि उनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम होने के कारण उनके सीखने की धीमी गति है। तो उनकी पहली पहचान या पहली विशेषता है, अगर आपके कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में कोई बच्चा बहुत धीरे सीखता है तो आप ये सोच लीजिए, जज कर लीजिए कि वो
पिछड़े बालक की श्रेणी में आएगा। आगे देखते हैं, जीवन में निराशा का अनुभव। जब बालक किसी विषय वस्तु को बहुत धीरे सीखता है तो बार बार हर जगह उसकी अवहेलना होती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या वो हीन भावना का शिकार होता है। ये सब बातें सुनकर कि मैं बार बार स्लो कैसे काम करता हूँ, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ पर कैसे स्लो होता है, परिणाम कैसे खराब आता है या परिणाम कम आता है, निम्न आता है, ये बार बार उसके दिमाग में जो चीज चलता है, इससे वो जीवन में निराशा का अनुभव करता है और वो सोचता है कि शायद ये मुझसे नहीं होगा। किसी काम को करने के पहले वो मन में धारणा बना लेता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए वो जीवन में निराशा का अनुभव प्राप्त करता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत निराश हूं, उदास हताश रहता है वो। इसलिए दूसरी विशेषता या पहचान है जीवन में निराशा का अनुभव। तीसरी विशेषता या पहचान के बारे में बात करूं तो समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। वो देखता है कि समाज में रहने वाले लोग ही मेरी शिकायत करते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, मुझे पिछड़ा बोलते हैं, मुझे स्लो लर्नर बोलते हैं, मुझे मंद बुद्धि कहते हैं, एक्सेट्रा ढेर सारी बातें जब सोचता है तो समाज का विरोधी बन जाता है और समाज विरोधी कार्य करने में ऐसे बच्चे आगे हो जाते हैं क्योंकि उनका खुन्नस कहीं कहीं से निकालना होता है। आपने कुछ बच्चों का समूह ऐसा हो देखा होगा जो रोड पे लगे हुए स्ट्रीट लाइट को पत्थर से मारते हैं। आपने अक्सर कुछ बच्चों को देखा होगा जो चलती ट्रेन में पत्थर मारते हैं। वो कौन बालक हैं? वो ऐसे ही समस्यात्मक और पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं जो समाज विरोधी कार्य करते हैं। अगर समाज के कुछ कोई मूर्ति या कोई दीवार स्थापित हुई है, शासकीय विद्यालयों में देखिए आप, आपके गांव में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में काले चाक से लिखना, राख से लिखना, कोयले से लिखने का काम, जितने भी उल्टे पुल्टे काम है वो सभी पिछड़े बालक की पहचान या विशेषता को दर्शाते हैं। आपने देखा हुआ ट्रेन में कुछ बच्चे लिखते हैं फला का नंबर फला पाइए, वो ऐसे 10 तरह की उल्टी पुल्टी ट्रेन के बाथरूम के डिब्बों में लिखी हुई बातें होती हैं। वो समाज विरोधी कार्य कौन करता है? ऐसे ही पिछड़े बालक करते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई कार्य करता है तो मान के चलिए उसकी मानसिकता पिछड़ी हुई है, वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे तो व्यवहार संबंधी समस्याएं। ऐसे बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वो हर जगह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, बहुत ही कुंठित रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं और इसलिए इनके व्यवहार संबंधी समस्याएं हर जगह आती हैं क्योंकि इनका काम ही अच्छा नहीं है। ये समाज विरोधी कार्य करते हैं, ये जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, इनके सीखने की धीमी गति है। ये ढेर सारी समस्याओं के कारण इनको व्यवहार संबंधी समस्याएं भी आना लाजमी है। आइए देखते हैं कम शैक्षिक उपलब्धि। चूंकि इनके सीखने का स्तर बड़ा स्लो है, सीखने का तरीका बड़ा धीमा होने के कारण इनका जो एजुकेशन जो उपलब्धि होती है, जो अचीवमेंट होता है, एजुकेशनल अचीवमेंट, वो कम आता है। यानी यूं कहें कि परीक्षा में कम प्राप्तांक का आना। ऐसे बच्चे परीक्षा में सामान्य बच्चों से कम नंबर पाते हैं क्योंकि ये इनकी सीखने गति क्या है? बहुत धीमी है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ। ये अपने जो क्लास के पाठ्यक्रम है इसको समय से पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकी सीखने की गति धीमी है, इनकी उपलब्धि कमजोर है, ये स्लो लर्नर है, किसी भी काम को धीमी गति से करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में ऐसे बालक काफी असमर्थ रहते हैं, लाचार रहते हैं, बेबस रहते हैं। ऐसे बच्चों का हम विकास कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चर्चा करूंगा पिछड़े बालक की पहचान या विशेषता के बारे में। तो आइए देखते हैं, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। इनकी असमर्थता का मुख्य कारण होता है इनका पिछड़ापन, इनके सीखने की धीमी गति, इनकी व्यवहार संबंधी समस्याएं, जीवन में निराशा का अनुभव इत्यादि। आगे देखते हैं, सामान्य शिक्षण विधि द्वारा सीखने में असमर्थ। जिस शिक्षण विधि से पूरा क्लासरूम 1 से 2 बार में समझ जाता है, उन शिक्षण विधि से टीचर के द्वारा सिखाई गई बातों को ये बच्चे सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया इनको स्लो लर्नर। टीचर उसी मेथड से सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से 80% बच्चे सीख गए, लेकिन 20% बच्चे उस बात को नहीं सीख पाते हैं, जिसको कुछ लोग बैक बेंचर कहते हैं या फिर बैकवर्ड स्टूडेंट कहते हैं। बैक बेंचर भी कुछ स्मार्ट होते हैं, होशियार होते हैं। हम बैक बेंचर को पिछड़े बालक नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन वो किसी भी बात को सीखने में असमर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि उसी शिक्षण विधि से, उसी व्यवहार से शिक्षक ने बाकी बच्चों को सिखा दिया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो उसी विधि से पढ़कर नहीं सीख पाए, तो हम मान लेते हैं कि ऐसे बच्चे पिछड़े बालक हैं। अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षण में निम्न बुद्धि लब्धि 90 से कम। अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था कि अगर पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जाए तो इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो काफी कम आती है, यानी कि 90 से कम आती है, सामान्य से कम आती है।
अगर इनका परीक्षण करना है या बच्चों का वर्गीकरण करना है कौन सा बच्चा किस बुद्धि का है, तो सबसे पहले उनका बुद्धि का परीक्षण करिए किसी बढ़िया स्टैंडर्ड साइकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट से, ताकि उनकी बुद्धि का परीक्षण करने के बाद अगर आईक्यू लेवल उनका 90 से कम आता है तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि ये पिछड़े बालक हैं। विद्यालय में अनुपस्थित रहना, जो पिछड़े बालक होता है वो सीखने में स्लो होते हैं, पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगता है, इसलिए वो विद्यालय में बंक करते हैं। बंक का नाम सुना आपने? घर से बस्ता निकलते हैं विद्यालय के लिए, पर विद्यालय में पहुंचते नहीं है। कहाँ जाते हैं? ठेला टपरी, पान ठेला, नहाने, नदी, कुआं, तालाब, ये घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, इसलिए इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती विद्यालय में और हमेशा पिछड़े रह जाते हैं। आगे देखते हैं, अपने से नीची कक्षा के कार्य करने में असफल। यदि मान लेते हैं बच्चा क्लास 8 में है तो अपनी क्लास का काम तो नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि पिछड़ा बालक है। साथ ही साथ क्लास 7 का भी काम नहीं कर पाता वो, क्योंकि वो क्या है, वो पिछड़ा बालक है। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में अपनी कक्षा का काम नहीं कर पाता है तो उसको एक बार अपने से नीचे क्लास का काम दीजिए। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो आप समझ जाइए कि ये बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित व्यवहार। ये बच्चे मानसिक रूप से घबराए हुए थे, डरे सहमे से रहते हैं। इनका जो व्यवहार है वो असमायोजित होता है। ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये संकुचित होते हैं। इनके दिमाग में खुरापात चलता है, इनका कंसंट्रेशन एक जगह टिका ही नहीं होता है। ये अच्छी बातों को नहीं सोचते, जितनी गलत बातें हैं, जो समाज विरोधी बातें हैं, उनको अपने दिमाग में सोचते हैं और करते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति हमेशा पिछड़े बालक की हो जाती है। आइए चर्चा करते हैं हम इनके पिछड़ेपन का कारण क्या है। अभी आपने देखा कि पिछड़ेपन का विशेषता या फिर उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। अब हमने बच्चों की पहचान कर ली है और उनकी विशेषताओं को जान लिया है। जो पिछड़े बालक की पहचान होने के बाद अब इनके पिछड़ेपन के कारण तो सोचें कि बालक वाकई पिछड़े क्यों है। आखिर हर व्यक्ति जन्मजात गुनहगार नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके गुनाह के पीछे कारण होता है, उसके पिछड़ेपन का भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो तमाम कारणों को मैंने लिखा है कि पिछड़ेपन के कारण क्या है। आइए जानते हैं, इसके बाद इसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। इन कारणों को हम दूर कैसे करें, ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसे करें। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं पिछड़ेपन का कारण। तो जो बच्चे होते हैं, सबसे पहला कारण है सामान्य से कम शारीरिक विकास। जो पिछड़े बालक होते हैं इनका शारीरिक विकास सामान्य बालकों के जैसे नहीं होता है। उनकी अपेक्षा इनका शारीरिक विकास थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, इसलिए पिछड़ जाते हैं। शारीरिक दोष, इनके शरीर में कुछ न कुछ ऐसी विसंगति या दोष होता है। पैर का छोटा होना, एक हाथ का टेढ़ा होना, कम दिखना, ऐसे कई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, या बचपन से दिमाग का कमजोर होना इत्यादि कई शारीरिक दोष के कारण ये बच्चे पिछड़ जाते हैं। कई बार तो रंग के कारण भी, बच्चा अगर काला, बहुत ज्यादा काला है या अत्यधिक गोरा है तो भी वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो बार बार लोगों की सुन सुनकर हीन भावना का शिकार बनता है और अपना कंटिन्यू विकास नहीं कर पाता है। निम्न बुद्धि स्तर, चूंकि इनका बुद्धि का मापन करने पे क्या होता है, 90 से कम आईक्यू आती है। इनका निम्न बुद्धि स्तर इनके मुख्य पिछड़ेपन का कारण है। इनके बुद्धि स्तर को बढ़ा दिया जाए तो कहीं न कहीं ये बच्चे सुधर सकते हैं और एक सामान्य की श्रेणी में आ सकते हैं। परिवार की निर्धनता भी इनके एक पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। अगर बालक का सब कुछ ठीक है भी, परिवार में बहुत गरीबी है, बालक को पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, बालक को ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा गरीब है, वो मजदूरी करता है, काम करता है, उसके बाद पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है हमारे पिछड़ेपन होने का। कई बार आपने क्लास में आपने देखा होगा, कई बच्चे क्लास नहीं आते, हम सोचते हैं बंक मारते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो अपने धान की कटाई कर रहा था। और निर्धनता के कारण बार बार विद्यालय रोज नहीं आ पा रहा है। वो अपनी निर्धनता के कारण अपने प्रोजेक्ट को समय से पूरा नहीं कर पा रहा है, और समय से पूरा नहीं कर पाया मतलब पिछड़ा बालक। परिवार का बड़ा आकार, जब किसी परिवार का बहुत बड़ा आकार होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो पर्टिकुलर हम बच्चों की देखरेख ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने विद्यालय में, अपने समाज में, अपने परिवार में पिछड़कर संकुचित होकर रह जाते हैं। परिवार के झगड़े, अगर बच्चे के परिवार में दैनिक रूप से ढेर सारे झगड़े हो रहे होते हैं तो उस झगड़े का प्रभाव बच्चे के शिक्षा पे, बच्चे के विकास पे, बच्चे के मानसिक तनाव पे इत्यादि सारी जगहों पे पड़ता है, जिससे बच्चा अपने आप को पिछड़ जाता है, अपने स्कूल के परफॉर्मेंस में पीछे हो जाता है, क्योंकि वो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा सुबह शाम का अपने दिमाग में चलते रहता है और वो अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए परिवार के झगड़े कारण भी मुख्य कारण है बच्चे के पिछड़े होने का। माता पिता की अशिक्षा, अगर माता पिता अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, ऐसे दिशा में बच्चे को पिछड़े का एक कारण हो सकता है।
क्योंकि बच्चे के जब माता पिता सही शिक्षा से परिचित नहीं होंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो बच्चों को शिक्षा के बारे में प्रेरित नहीं कर पाएंगे और उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पीछे ही रहेंगे। क्योंकि अनपढ़ माता पिता अपने बच्चे का अपडेट नहीं ले पाते हैं। तुमने होमवर्क क्या किया, होमवर्क क्या मिला, तुम स्कूल में क्या सीख के आ रहे हो, उनका मूल्यांकन न करने के कारण वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता अशिक्षित है, उनको खुद नहीं पता तो बच्चे से क्या पूछेंगे। माता पिता की बुरी आदत और दृष्टिकोण, ये भी एक मुख्य कारण है आपके पिछड़ेपन का। अगर माता पिता की बुरी आदत और दृष्टिकोण, उनके सोचने का तरीका गलत है, आप बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, आप बच्चों को अच्छे काम के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी बुरी आदत है शराब पीने की, गांजा पीने की, चरस खाने की, आप बच्चे को बार बार शराब लाने के लिए पैसे देते हैं, उस बुरी आदत के कारण या उस गलत दृष्टिकोण के कारण बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है और बच्चा अपने पाठ्यक्रम में पिछड़ जाता है। गलत संगति, कई बार बच्चा होता तो अच्छा है, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं, जो जिसके साथ वो रहता है, उठना बैठना करता है, उनकी संगति कई बार ठीक नहीं होती है। उस संगति के कारण बच्चा उन पिछड़े बच्चों की संगति के कारण अपने आप को भी पिछड़ा कर लेता है। कई बार बच्चा बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उसकी संगति, इसकी दोस्ती कुछ पिछड़े बालकों से, कुछ आवारों से, कुछ मंद बुद्धि वालों से हो जाती है, जिससे गलत संगति के कारण ये भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, केवल आवारागर्दी करता है, घूमता है, फालतू समय व्यतीत करता है, मोबाइल यूट्यूब देखता है, इसलिए ये भी पिछड़ा हो जाता है। एक गलत संगति, कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगति। जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे उसी तरह का आपका भविष्य होगा। अगर आप एक घुमक्कड़ के साथ रहेंगे तो आप भी घूमोगे, और एक आईएएस अधिकारी की तैयारी करने वाले बच्चे के साथ रहेंगे तो आप आईएएस अधिकारी भले ही ना बनो, पर रेलवे के कर्मचारी जरूर बन जाओगे। आइए देखते हैं विद्यालय में अनुपस्थित रहना। जब बच्चा बार बार किसी भी कारण अगर विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो जाहिर सी बात है कि अपने पाठ्यक्रम में वो पिछड़ जाता है। सामान्य बालकों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम, उसके होमवर्क, उसके क्लास वर्क पूरे नहीं होते, क्योंकि वो विद्यालय में अनुपस्थित है। चाहे जो भी कारण हो, इस अनुपस्थिति के कारण भी बच्चा पिछड़ जाता है। हीन सोच विचार, अगर बच्चे के मन में हीनता की भाव आ गई कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं फटे हुए कपड़े पहनता हूं, या मैं पुराने कपड़े पहन रहा हूं, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, ऐसी कोई भी अगर हीन भावना बच्चे के अंदर आ गई है तो भी बच्चा अपने शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में पिछड़ सकता है। चर्चा करूंगा विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण। अगर जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है उस बच्चे का विद्यालय का वातावरण ठीक नहीं है, टीचर टाइम पे पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन लंच के समय देखते हैं पीछे बच्चे सिगरेट फूंक रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ये सब अगर माहौल विद्यालय का ठीक ना हो तो बच्चा, एक अच्छा बच्चा भी उस विद्यालय में आकर बिगड़ जाता है। इसीलिए कहता है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ अच्छे संस्कारों का रहना भी बेहद जरूरी है, जिससे बच्चा अपने पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे संस्कार को भी सीख पाए, न कि वहां के बीड़ी सिगरेट को सीखे। अगर माहौल बीड़ी सिगरेट वाला होगा तो बच्चा निश्चित रूप से बिगड़ सकता है। इसलिए विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय का वातावरण भी दोषपूर्ण रहित होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा बेहतर होना चाहिए। और आखिरी बात करें पोषण के बारे में, तो यूं कहें कि कुपोषण, अगर बच्चों को सही पोषण नहीं मिलता, सही आहार नहीं मिलता, तो भी बच्चे शारीरिक रूप से पिछड़ते जाते हैं, और जब शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, पिछड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना उनका पक्का हो जाता है। और जब शारीरिक शैक्षिक रूप से पिछड़ित हो जाते हैं तो वो बच्चे मानसिक रूप से भी पिछड़े हो ही जाते हैं। तो अभी हमने चर्चा की पिछड़े बालक की ढेर सारी विशेषताएं और पहचान के बारे में, उसके बाद इनके पिछड़ेपन के कारण के बारे में। अब हम जानते हैं पिछड़ेपन का निवारण, जो ये कारण है इसको हम कैसे ठीक करें ताकि बच्चे इस समस्या से निकल के सामान्य की श्रेणी में आ सके। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए देखते हैं कि जो पिछड़ेपन के कारण थे पिछड़े बालक के, उन कारणों को हम कैसे दूर करें, या उन पिछड़ेपन के जो कारणों के निवारण है उनके बारे में हम सोचें। तो एक सरल भाषा में कहूं तो जो पिछड़ेपन के कारण थे उन कारणों को अगर ठीक कर दिया जाए तो वही निवारण कहलाएंगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही कार्य किया है, जो पिछड़ेपन का पहला कारण था उसी को मैंने ठीक करके निवारण में प्रस्तुत कर दिया है। क्या पहला निवारण क्या है? पूर्ण शारीरिक विकास पर ध्यान। पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या था? कम शारीरिक विकास या निम्न शारीरिक विकास। हमने क्या किया? निवारण में पूर्ण शारीरिक विकास पर ध्यान दिया। जो बालक, जिस बालक का शारीरिक विकास कम हो रहा था या निम्न हो रहा था, उनके पूर्ण शारीरिक विकास पर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्हें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की गोलियां और सही उचित व्यायाम या सही ध्यान या योग के माध्यम से उनका विकास कर रहे हैं।
अगला निवारण होगा शारीरिक रोग व दोष का उपचार। अगर बच्चे के अंदर कोई शारीरिक रोग है, कोई दोष है जिसके कारण बच्चा पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है या बार बार पिछड़ जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि उनके शारीरिक रोग और दोष है उसका हम अच्छे से उपचार करें, इलाज करें और उसका उचित निवारण करें। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जहां एक बहुत बड़ा कारण था पिछड़ेपन का, गरीबी या निर्धनता, उसको हमने दूर किया है यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करके, जो कि हमारे पूरे समग्र भारत में कक्षा 8वीं तक सबको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क पढ़ाई दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के कारण भी वो जो पिछड़ेपन का एक कारण था गरीबी, वो खत्म होता दिख रहा है यहाँ पर कि हमने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया, जिससे बच्चों का पिछड़ापन दूर हो सकता है, वो बिना पैसे के पढ़ाई करके अपना पूरा विकास कर सकते हैं। आगे देखें, परिवार के वातावरण में सुधार। अगर परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है तो इस समय बच्चे पिछड़ जाते हैं, सभी बच्चों पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं जा पाता है। ऐसे स्थिति में बड़ा परिवार होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस परिवार के वातावरण का है कि लोग सबकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती है परिवार में, सबको पर्टिकुलर कुछ जिम्मेदारियां दी जाए कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, बच्चों के शारीरिक विकास की जिम्मेदारी आपकी, आपको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी, आपको स्वच्छता की जिम्मेदारी। अगर पूरा परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो अपने सभी बच्चों की जिम्मेदारियों को सही तरह का निर्वहन करे, यानी कि परिवार के वातावरण में सुधार आ जाए, तो वो बच्चा पिछड़ा नहीं रहेगा, वो अपना पूर्ण विकास करके और एक सामान्य बालक और सामान्य बालक से आगे बढ़कर वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में जा सकता है। माता पिता का उचित दृष्टिकोण, अगर माता पिता का दृष्टिकोण खराब था जिसके कारण बच्चा क्या होता, पिछड़ जा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, माता पिता के दृष्टिकोण में सुधार लाया, बदलाव लाया, उन्हें अच्छे परामर्शदाता से मिलाया कि चलो आप नहीं पढ़ पाए, आप नहीं कुछ कर पाए, आप एजुकेशन पर जागरूक नहीं है तो आप मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने सोच को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो। और उस दृष्टिकोण के माध्यम से जब माता पिता की सोच बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए माता पिता प्रेरित करेंगे। और जागरूक अभिभावक, माता पिता और अभिभावक को हमेशा मोटिवेट करें, जागरूक करें, जिससे वो अपने बच्चे पर पूर्ण ध्यान देंगे। जब पूरा ध्यान देंगे तो बच्चा उस पिछड़ेपन की स्थिति से बाहर आकर एक सामान्य बालक बन सकता है। उचित निर्देशन और परामर्श, अगर बच्चा सही समय पर पिछड़ा हो गया है तो समय समय पर उसको निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों को वाच करना चाहिए, ये जिम्मेदारी माता पिता, बड़े भाई बंधु और परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है, उसको सही परामर्श नहीं मिल रहा है या सही निर्देशन नहीं मिल रहा है। आप सही समय पे सही निर्देशन, सही परामर्श दीजिए, बच्चा अगर पिछड़ा भी होगा तो उस पिछड़ेपन से वो निकलकर आगे बढ़ सकता है। आगे देखें, उचित वातावरण प्रदान करना, बच्चे को अच्छा माहौल दीजिए, गलत लोगों की संगति से दूर रखिए, उसको अच्छा माहौल, अच्छा संस्कार दीजिए, जिससे अगर बच्चा पिछड़ा भी है, मंद बुद्धि बालक है, तो भी वो अपना पूर्ण विकास करके सामान्य बालक की श्रेणी में आए और कुछ दिनों बाद वो प्रतिभाशाली बालक भी बन सकता है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दूंगा तो आप आश्चर्य करेंगे। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, कालिदास जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे, उनको महामूर्ख कहा गया और बाद में उसने इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि जो पिछड़ा बालक है, जो मूर्ख बालक है, वो अपनी श्रेणी में बदलाव नहीं कर सकता, अपने अंदर सुधार नहीं कर सकता। बस आवश्यकता है उसी तो निर्देशन परामर्श की, सही वातावरण प्रदान करने की और साथ ही साथ उनको सही मोटिवेशन की, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करिए, उनको मोटिवेट करिए, जिससे बच्चे के अंदर उस भावना का विकास हो कि आई डू इट, मैं कर सकता हूँ। मैंने एक सचिन की कहानी सुनाई थी, मैं खेलेगा। सचिन 16 साल की उम्र में थे, उनको सर में चोट लगी, तेज गेंदबाज का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी सब लोगों ने कहा कि तुम रिटायर हो जाओ, बाद में खेलना। लेकिन सचिन ने क्या कहा, मैं खेलेगा, और उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया। इसलिए पिछड़े बालक को सही समय पे मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में, किन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए या इनको किस प्रकार शिक्षित करें तो ये पिछड़ेपन से आगे निकलकर सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकते हैं। विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, ऐसे विद्यालय जहां पे केवल पिछड़े वाले बालक ही रहते हों, जिससे कि
सभी बालक एक जैसे होंगे तो उनके में हीन भावना का विकास नहीं होगा और वो बच्चे एक साथ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे। अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति, कई बार शिक्षक पिछड़े बालक को पढ़ा नहीं पाते तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बैक बेंचर बोल के छोड़ देते हैं, अनपढ़ गंवार बोल के छोड़ देते हैं, काफी बेइज्जती करके छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ अनुभवी शिक्षक होंगे जिनके पास काफी पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो धैर्य के साथ बच्चों को 2 बार 3 बार 5 बार सिखाएं, पढ़ाएं, क्योंकि वो विशेष विद्यालय के शिक्षक रहेंगे, उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे जहां विशेष शिक्षा की व्यवस्था रहेगी और ये अनुभवी शिक्षक उन पिछड़े बालक को बेहतर शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। छोटे समूहों में शिक्षा का यह फायदा होगा कि बच्चे जब कम रहेंगे तो शिक्षक का ध्यान पर्टिकुलर हर बच्चे पे पड़ेगा और हर बच्चे के विकास को देखेगा और हर बच्चे को समय समय पर उचित निर्देशन और परामर्श देगा, जिससे बच्चे का पूरा विकास होगा। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, यदि बालक पिछड़ा बालक है तो उसके लिए पाठ्यक्रम भी थोड़ा सा हल्का रखो, थोड़ा सा कमजोर पाठ्यक्रम रखो, ताकि बच्चा उस पाठ्यक्रम को अचीव कर ले। आप कठिन पाठ्यक्रम रख के बच्चों को मत डराइए, आप हल्का पाठ्यक्रम रखिए, आसान रखिए, जिससे बच्चा सीखकर अपने आप को मोटिवेट करे। पहले वो तैयार अच्छे से हो जाए कि हाँ मैं किसी भी पाठ्यक्रम को झेल सकता हूँ, तब जाकर उसे कठिन पाठ्यक्रम दीजिए। लेकिन शुरुआती दौर में आप उसे हल्के और सरल पाठ्यक्रम दीजिए ताकि वो अपने पाठ्यक्रम को आसानी से प्राप्त कर सके और एक अच्छा बालक बन सके। व्यवसायिक शिक्षा का विकास, काफी प्रयास करने के बाद भी कई बच्चे पढ़ने में अपना दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं या पढ़ने में असक्षमता व्यक्त करते हैं या पास नहीं हो पाते हैं, फेल्यूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा का भी आवश्यकता होती है, उनमें व्यवसायिक शिक्षा का भी विकास किया जाए। अगर तुम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े तो आगे जाके कुछ न कुछ व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सकते हो, अपना पेट पाल सकते हो। रोचक शिक्षण सामग्री का प्रयोग, शिक्षक को चाहिए कि जो पिछड़े बालक है उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, उनके लिए रोचक शिक्षक सामग्री का प्रयोग करें, उनके लिए अच्छा टीचिंग एड लगाएं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से या अच्छे मॉडल के माध्यम से, अच्छे उदाहरण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे वो बच्चे आसानी से उस विषय वस्तु को सीख सकें। और रोचक शिक्षक विधियों का उपयोग, जो आपके पढ़ाने का तरीका है वो काफी इंटरेस्टिंग लाइए, बच्चों से आई कांटेक्ट मिला के बात करिए, जिससे बच्चे आपकी बातों को समझें, आपकी बातों को सुनने के लिए अलर्ट रहे। बीच बीच में विकासात्मक प्रश्न पूछिए ताकि बच्चे को लगे कि गुरुजी कभी भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए आपकी बातों को बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सुने और आपके पढ़ाई गई विषय वस्तु को रोचकता से समझे। उचित पुनर्वलन का प्रयोग, बच्चे को सही समय पे अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, उनके अच्छे कार्यों पे सकारात्मक पुनर्बलन और गलत कार्यों पे नकारात्मक पुनर्बलन जरूर दें, जिससे बच्चा सही विकास करेगा और अपने पिछड़ेपन से हटकर सामान्य बालक की श्रेणी में आएगा। और नियमतः यही विकास की प्रक्रिया चलती रही तो एक न एक दिन वो प्रतिभाशाली बालक भी कहलाएगा। किसको पता था कि तुलसीदास इतने बड़े ग्रंथ की रचना, इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया। एक मंद बुद्धि बालक जो मंद बुद्धि से सामान्य बालक है, सामान्य बालक से प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, जो दिखने में तो मंद बुद्धि दिखते थे लेकिन उनके काम से दुनिया को, अपने काम से उन्होंने पूरे दुनिया को प्रभावित कर दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो पिछड़ा बालक है वो पिछड़ा ही रहेगा। अगर सही समय पर सही निर्देशन, सही परामर्श और सही शिक्षा व्यवस्था की जाए, सही वातावरण दिया जाए, ये पिछड़े बालक भी समय समय सामान्य बालक की ओर और सामान्य बालक के साथ प्रतिभाशाली बालक बनने की योग्यता रखते हैं। बस आवश्यकता है आपकी और हमारे प्रयास की। हम सब मिलकर इन पिछड़े बालकों को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे, एक सामान्य बालक बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इस सब विषय वस्तु में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। आप इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे ऐसी शैक्षिक वीडियो या ऐसी जानकारियां आप तक समय समय पर सबसे पहले पहुंचते रहे। और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। मिलते हैं फिर से दोस्तों, जय हिंद।